हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th का जर्नल एंट्री। बेसिकली अकाउंट्स यही से स्टार्ट है। वैसे जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की जो डेफिनेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट वर्ड है रिकॉर्डिंग, वो हम आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग है, जर्नल एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं से आपका अकाउंट स्टार्ट होता है। वैसे हमने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करा था, आपको याद होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर किसी बच्चे ने नहीं करा तो उसके लेक्चर्स बन गए हैं, 5 लेक्चर में वो पूरा चैप्टर खत्म है। तो इससे पहले उनको देख ले क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके जर्नल में। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा तो आपको जनरल समझ नहीं आएगा, आएगा आपको समझ। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन करके आओगे तो आपको जल्दी समझ आएगा क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे चीजों की कि किस ट्रांजैक्शन से कहां इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो जनरल का मतलब बात करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं जनरल के ऊपर। तो जनरल का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब हम ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट में कैसे लिखेंगे ये हमें सीखना है। तो जनरल में 2 चीज सीखोगे, एक तो जर्नल एंट्री पास कैसे होती है और दूसरा हम सीखेंगे उसका इफेक्ट कहां पड़ता है। तो बात ये बनती है कि आपको इसके लिए क्या क्या बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो जो अभी इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से एक अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ट्रांजैक्शंस का कहां इफेक्ट पड़ता है ये पता हो। वो नहीं भी होगा तो अभी मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बताऊंगा, जनरल करते टाइम भी सिखाऊंगा। बिल्कुल एकदम न्यू और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको जनरल बताऊंगा, एकदम चुटकियों में आप एंट्री पास करोगे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपसे जिक्र किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, इसका एक बेसिक लेक्चर भी डाला था मैंने, उसी रिलेटेड आपसे मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। तो उस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम आज रिवाइज भी करेंगे। तो वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं शॉर्ट में आज रिवाइज करा दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में गड़बड़ी है क्योंकि रिवीजन में नहीं हो रहा तो आप पहले उसको अच्छे से कर ले। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल के लिए, ध्यान रखना इस बात को। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कि कोई भी अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें 2 साइडें होती है। एक ये वाली साइड जिसको बोलते हैं डेबिट साइड, शॉर्ट में डीआर। एक ये वाली साइड जिसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीआर। और रूल भाई ये थे आपके कि जो आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस है इसके लिए सेम रूल था, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए जो रूल था वो उल्टा था, इसका बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये रूल मैंने आपको पहले बताया था, बस ध्यान रखना ये रूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जर्नल में। तो आपको ये रूल अच्छे से याद रहने चाहिए, मतलब मैं अगर आपको जनरल कराऊंगा आप घूम जाओगे सर ये डेबिट कैसे हुआ है क्रेडिट, मतलब बच्चा कंफ्यूज होता है डेबिट क्रेडिट में, फिर खुद जाता रहेगा डेबिट किसको करो क्रेडिट किसको करो, ये रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन आपको ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो बेसिक सा देखो प्लेटफॉर्म जो होता है बेस, वो जितना स्ट्रांग रहता है ना उतना आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। आपको समझ में आती चीजें तो इंटरेस्टिंग, बस सी बात है। और चीजें जब समझ नहीं आती तो लगता है यार क्या ही पढ़े, बोरिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग बनने के लिए आपको स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जो बेसिक्स लेक्चर्स है उसको स्ट्रांग करना होता है। तो जनरल के लिए 2 ही चीजें जो आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग इक्वेशन, नहीं भी होगा तो चल जाएगा चलो, लेकिन जो दूसरा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो रूल्स याद रखना, ठीक है, ये रूल्स है। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से जनरल एंट्री करना सिखाता हूं। देखो इसका फॉर्मेट भी है, तो अभी हम फिलहाल जनरल सीख रहे हैं पहले, फिर मैं आपको एक एग्जांपल फॉर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में और एग्जाम में कैसे आपको एंट्री को मतलब जनरल को अटेम्प्ट करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनरल एंट्री पास करना सीख रहे हैं। तो देखो सबसे पहली एंट्री जो आपकी आएगी वो आएगी एज यूजुअल, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आती थी यहाँ भी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो आपको याद होगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करने पे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फर्क पड़ता था, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आएगा यानी कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, यही होता था। और जनरल भी सोचो जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ा, ऐसा समझो ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ा और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं कैपिटल बढ़ेगा, सिंपल। और जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा बोले हाँ सर उनको याद है। अब एक बात आती है रूल्स, जनरल कैसे पास होगा, जनरल कैसे पास होगा। तो जनरल पास करने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो आते रूल्स पे, देखो
कैश क्या है? तो कैश बोलोगे सर कैश एसेट्स है, सिंपल है, क्लासिफिकेशन आपको आता है। अब एसेट्स आपका बढ़ रहा है, तो सर बढ़ रहा है तो रूल के हिसाब से डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही। कैपिटल आपका बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है तो रूल के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर बात? बस इतना आपको पता चल गया। तो एंट्री लिखने का बहुत सिंपल सा पैटर्न है, डेबिट वाले को आपको पहले लिखना है, फिर 2 डाल के क्रेडिट वाला लिखना है। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल। तो आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2। और ध्यान रखना जब 2 लिखो तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखो, ऐसा नहीं कि यहां से 2 लिख रहे हो, इधर की साइड गैप होना चाहिए 2। ये लिखने का प्रेजेंटेशन भी आपको बताना चाहिए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया है आपके लिए सब कुछ। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से हम एंट्री पास कर देंगे। तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं, पहला या तो आप एंट्री याद कर लो, आपको याद रहती है चीजें कि हाँ मैं पढ़ लूंगा एक बार याद हो जाएगा। तो स्टार्ट बिजनेस की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हो गया याद, खत्म। दूसरा तरीका कि सर मेरे को एंट्री तो याद नहीं रहती बट मैं अपना दिमाग बहुत तेज चलता है, मैं सोच समझ के एंट्री बना सकता हूँ। दैट वन, एंट्री बनाना। तो एंट्री बनाना अगर आप सीख जाओगे तो इससे ये फायदा होगा आपका कि अगर आपको एंट्री भूल भी जाते, वैसे तो एंट्री क्या होगी जब आप क्वेश्चन करोगे तो रिपीट होती रहेगी तो आपको याद हो जाएगी एंट्रीज। बट इन केस अगर आपको एंट्री भूल जाते हो तो आप दिमाग से सोच सकते हो कि हाँ यहाँ इस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा है तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, तो ये एंट्री आपकी। तो वही लॉजिक समझना। तो ये वाले में क्या था कि बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो बिजनेस का कैश बढ़ा, और स्टार्टिंग में जो बढ़ा आपका कैपिटल बढ़ा, और कैश बढ़ा तो कैश एक एसेट से हो, और एसेट्स बढ़ा तो रूल होता है एसेट बढ़ने पे डेबिट और कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब कैश अकाउंट डेबिट होना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है। रूल क्या है? डेबिट वाला पहले, क्रेडिट वाला बाद में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस खत्म, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। ऐसी एक आप एंट्री बना सकते हो। देखो मैं नई एंट्री तो आप सोच के बना लोगे। दूसरी एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। अब बोलोगे सर आप ये 3 बातें क्यों लिख रहे हो? तो भाई साहब डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, ओपन है बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा जमा किया। तो तीनों में एक ही बात होनी है कि बैंक में पैसा जमा हुआ। तो अगर आप इसका इफेक्ट जानो तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बोलेंगे सर बैंक में जब पैसा जमा होता है तो हमारा जो बैंक होता है वो बढ़ता है और जो हमारा कैश होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। बिल्कुल सही, यही होता है। और ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीख रखा है। और जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं सीखा वो ऐसा सोचना यार, बैंक में पैसा जमा किया तो आपका बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। सिंपल है ना, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक बढ़िया, आपका कैश चला गया तो कैश कम हो गया। तो इसके साथ साथ आप अकाउंटिंग क्वेश्चन भी रिवाइज कर रहे हो। अब देखो, अब जैसा आप लॉजिक मैंने बताया वही लॉजिक यहां सेम लगाओ। बैंक एसेट्स बढ़ा तो सर डेबिट होना चाहिए और कैश घटा तो क्रेडिट होना चाहिए। पता चल गया आपको कि बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। और मैंने आपको लिखने का पैटर्न बताया, डेबिट वाला पहले, क्रेडिट वाला बाद में। तो एंट्री हो जाएगी आपके क्या? तो बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो भी अमाउंट होगा उससे एंट्री पास कर दो, हो गया। तो पहली एंट्री थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिट टू बैंक, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बात? इस दोनों एंट्रीज को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 3, परचेज और गुड्स। अब हमने गुड्स खरीदा, तो देखो अब गुड्स अगर हम खरीदे तो आप बोलोगे सर गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो एक तो हमारे पास गुड्स आएंगे, गुड्स हमारे बढ़ेंगे, और 2 और बातें हो सकती है कि हमारा कैश कम हो जाए, उधार खरीदा तो लायबिलिटीज का रिटर्न बढ़ जाए, चेक से पे किया तो बैंक कम हो जाए। तो तीनों के लिए सेम रूल। तो देखो यहां पर क्या होता है ना, गुड्स बढ़ा तो डेबिट होगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं जब एंट्री पास करते हैं परचेज के टाइम पे तो हम गुड्स को गुड्स ना लिख के लिखते हैं परचेज। अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं गुड्स, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। वैसे गुड्स बेचेंगे तो गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर सामान खरीदना परचेज और बेचना सेल होता है। तो हमने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स डेबिट हो रहा है। और तू देखो ध्यान समझना बात को, अगर हमने कैश पे किया तो कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट, चेक से पे किया तो बैंक कम होगा, बैंक क्रेडिट, और उधार अगर खरीदा होगा तो क्रेडिटर हो सकता है, और क्रेडिटर का अगर नाम है राम मोहन सीता तो नाम। तो देखो ये एंट्री आपकी 3 एंट्री हो गई। ऐसे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बोलोगे सर परचेज गुड्स फॉर कैश है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स पेड बाय चेक,
तो बोलोगे सर परचेज किया गुड्स और चेक से पे किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हो सकता है क्रेडिटर का नाम दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राधा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब देखो हमने गुड्स खरीदा तो परचेज लिखा, लेकिन गुड्स के अलावा और भी तो एसेट्स खरीद सकते हैं। तो अगर हम कोई और एसेट्स खरीद रहे एसेट्स परचेज तो एसेट्स कुछ भी हो सकता है, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, सभी तो एसेट्स हैं। तो बस कुछ नहीं, यही एंट्री सेम होगी, बस परचेज गुड्स खरीदा तो परचेज लिखा, बाकी कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम आएगा। मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यानी एंट्री क्या होगी, बस परचेज की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे वही बात, कैश से पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक, और अगर उधार है तो क्रेडिटर, अगर नाम मेंशन है तो उसका नाम। जैसे लिखा है मशीनरी परचेज फॉर कैश तो बस परचेज की जगह मशीन का नाम आ गया, यानी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राहुल तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राहुल। क्लियर बात? तो एसेट्स खरीदा और गुड्स खरीदा, डिफरेंस थोड़ा सा ये बस, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड आएगा, एसेट्स खरीदेंगे तो उसका नाम आएगा। अब जैसे आप खरीद रहे हो वैसे बेचते भी होंगे, तो फटाफट इस खरीदने की एंट्री को लिख लो, फिर हम बेचने की एंट्री पे आते हैं। तो ये खरीदने की, एसेट्स गुड्स खरीदने की और एसेट्स खरीदने की। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो वैसे तो आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन वो जो इसके पीछे का जो सीन है कि एंट्री कैसे बन रही है, इस चीज को जरूर समझ लेना, क्योंकि अगर आप कभी भूलते हो तो ये आपको बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा चुटकी में एंट्री याद दिलाने के लिए। अब अगली एंट्री की तरफ आते हैं, पांचवी एंट्री। जैसे बेचा वैसे भाई साहब, मतलब खरीदा वैसे बेचेंगे भी, तो सोल्ड गुड्स, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो आप इसका इफेक्ट तो बता ही सकते हो कि अगर सर हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे गुड्स हो जाएंगे कम, तो गुड्स कम हो गया तो क्रेडिट होना चाहिए और पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, चेक से बेचा होगा तो बैंक होगा, और उधार बेचा होगा तो डेटर होगा, तीनों ही बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो बस यही एंट्री में भी होना है। कैश में बेचा तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से बेचा तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उधार बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट, अगर उसका कोई नाम मेंशन है राधा मोहन सीता तो उसका नाम लिख देंगे, और टू गुड्स अगर बेचते हैं तो हम गुड्स में हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। तो अगर एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू संजीव तो संजीव अकाउंट डेबिट, मतलब संजीव डेबिट टू सेल्स। हाँ याद रखना, किसी बंदे का नाम अगर होता है ना, नाम मेंशन कि संजीव, राहुल, जो भी नाम है, तो नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, तो सिंपल लिखेंगे तो संजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो समझ गए, अगर आप कैश में बेचे हो तो कैश आ जाएगा, चेक से बेचा तो बैंक आएगा, उधार होगा तो डेटर, डेटर का नाम है तो नाम टू सेल्स। वही अगर हम गुड्स की जगह एसेट्स बेच दे, एसेट्स सोल्ड, तो अगर हम गुड्स की जगह एसेट्स बेचेंगे तो कुछ नहीं करना, बस जहां पर सेल आया था वहां पे एसेट्स का नाम आ जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, चेक यानी बैंक अकाउंट डेबिट, उधार तो डेटर डेबिट, टू सेल की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा, जो भी एसेट्स बेच रहे हो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। जैसे मान लो लिखा मशीनरी सोल्ड तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बिल्डिंग सोल्ड बाय चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बस मतलब एंट्रीज दोनों सेम है, गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करें सेल, बाकी कोई एसेट बेचेंगे तो उसका नाम यूज होगा, बस सिंपल, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये सेल की दो एंट्री हो सकती है, गुड्स बेचने की और कोई और एसेट्स बेचने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट। आगे बढ़ते हैं, एंट्री हो गई और दो चार एंट्री देखते हैं। सातवीं एंट्री, अगर कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, कोई भी खर्चा अगर हम पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अकाउंटिंग क्वेश्चन से हट जाए, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम उसको कैपिटल से एडजस्ट कर देते थे, बट यहाँ पर एक्सपेंस के लिए कॉलम होता है, तो कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा आपका, एक्सपेंस होता है डेबिट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक, और अगर उधार है मतलब पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे लिखा है, अब एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, जैसे लिखा सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पेड बाय चेक तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिपेयर चार्जेस पेड तो रिपेयर चार्जेस टू कैश। तो कोई भी खर्चा अगर पे करेंगे तो खर्चे को करना है डेबिट, और टू
कैश में पे किया होगा तो कैश, चेक से पे किया होगा तो बैंक, और अगर बाकी है तो आउटस्टैंडिंग लगा देंगे भाई। और अगला, अगर जैसे हम खर्चा पे करते हैं वैसे आपको इनकम भी तो मिलता होगा, तो इनकम रिसीव। तो कोई भी अगर इनकम मिलेगा तो पैसा आएगा, पर इस एंट्री का उल्टा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो पैसा आएगा तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आना बाकी है तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। इनकम कमा लिया पर मिलना बाकी है, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और टू इनकम, जो भी इनकम होगी उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके इनकम मिलने की एंट्री होगी। स्क्रीनशॉट ले लो आपको खर्चे की और इनकम की। तो इन एंट्रीज को आप लिख के रखना, शुरुआत में आप एंट्रीज को देख के भी कर सकते हो, धीरे धीरे आपको एंट्री प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। अगले पे आते हैं। अगर 8-9 एंट्री किसी से मुझे पैसा मिलता है, जैसे मान लो लिखा है रिसीव फ्रॉम कोई भी नाम, मान लो राहुल, मतलब मुझे राहुल से मिला। अब कुछ भी मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है और चेक भी मिल सकता है। तो कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? तो मतलब एक तरह से समझो डेटर से पैसा मिल रहा है आपको, तो पैसा मिला तो पैसा डेबिट और डेटर कम हो गया, डेटर क्रेडिट। और अगर हम किसी को पेड कर रहे हैं, जैसे लिखा पेड टू सीता, तो पे किया तो पैसा जाएगा, तो सीता डेबिट टू कैश या बैंक। तो इस एंट्री के पीछे का सीधा सा सिंपल सा लॉजिक लगाओ, मिल रहा है तो पैसा आया तो कैश डेबिट टू जिससे मिला, पेड किया तो पैसा जाएगा यानी कैश क्रेडिट, तो ऑटोमेटिक नाम डेबिट हो जाएगा, तो सीधा टू कैश। तो पेड वाली एंट्री और रिसीव वाली एंट्री कुल मिला के 10 एंट्री हो गई। तो आज का टारगेट हमारे 10 एंट्री था, तो 10 एंट्री लिख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आप बुक का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा होगा एक एक एंट्री पूछेगा, आपको कुछ क्वेश्चन की एंट्रीज दी होंगी, उसको फिर जनरल के फॉर्मेट में बनाना होगा। तो कैसा इसका फॉर्मेट है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये 10 एंट्री को लिख लो। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्या लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको जनरल पास करेंगे। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, डेट हो सकता है यहाँ पे, तो डेट ये सीरियल नंबर डाल दिया हमने। पहली एंट्री है स्टार्टेड, आप साथ के साथ क्वेश्चन लिख सकते हो अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। तीसरा पॉइंट है मशीनरी परचेज फ्रॉम राम 30,000। चौथा पॉइंट है सैलरी पेड 1,000। अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अगला पॉइंट है कमीशन रिसीव 2,000। अगला पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक 4,000। और अगला पॉइंट है पेड टू राम 5,000। मान लो कुल मिला के 8 एंट्री दी गई है और आपको बोला इसकी आपको इससे जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका, अब बात है जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जनरल का एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट भाई साहब क्या है, तो फॉर्मेट है सीरियल नंबर या फिर डेट, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में डेट दिया होगा तो डेट डालेंगे, सीरियल नंबर लिखा होगा तो सीरियल नंबर डालेंगे। फिर आएगा पार्टिकुलर, उसके बाद एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फिलियो। अब ये क्या होता है लेजर फिलियो भाई, तो जनरल के बाद आगे हमें बनाना होता है लेजर। फिलहाल अभी आपको नहीं बनाना और आगे आएगा जनरल के बाद में चैप्टर में। और लेजर जब बनाओगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ डालना नहीं, ब्लैंक ही रहेगा। होता है क्या कंपनीज में जब जनरल का लेजर बनता है, तो सपोज हमने यहाँ पे जनरल एंट्री पास की और इसका लेजर 10वें पेज पे है, तो यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे जनरल का लेजर 10वें पेज पे। आपको ये बिल्कुल ही ब्लैंक रखना है। तो डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट होगा जब भी आप क्या करोगे, जनरल करोगे। अब हमें पहली एंट्री पास करनी है, तो देखो पहली एंट्री क्या थी, तो पहली एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। पॉइंट डाल देंगे पहला, सीरियल नंबर, डेट होता है तो डेट डालते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, देखो अगर आपको एंट्री याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो आप पीछे से देख सकते हो। स्टार्ट बिजनेस की मैंने सबसे पहले एंट्री लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, ये स्टार्ट बिजनेस की एंट्री। स्टार्ट बिजनेस की एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसके पीछे का रीजन समझाया था। बस यही करना, आपको एंट्री याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीछे से देख सकते हो।
आइडेंटिफाई करके। तो स्टार्ट बिजनेस की एंट्री क्या है, तो बोलोगे सर एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना आपको, ध्यान रखना इसके बीच में भी गैप होगा, ऐसे नहीं कि 2 इधर से जा रहा हो, यहाँ थोड़ा गैप होगा, इसके आगे से 2 होगा, नहीं कि यहाँ 2 इधर से 2 लिख दिया आपने, क्रेडिट वाला थोड़ा आगे से होगा, ठीक। तो स्टार्ट बिजनेस, तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट था 1 लाख। तो देखो कैश के सामने डेबिट में 1 लाख का अमाउंट आ गया और कैपिटल के सामने क्रेडिट में 1 लाख का अमाउंट आ गया। अब आपको इसका नरेशन भी लिखना है, किस चीज की एंट्री है, तो नीचे यहाँ नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग, इसमें कोई डाला बस एंट्री लगना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, कि हाँ ये बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है। इसी के साथ आपकी एक एंट्री हो गई खत्म। ये है पूरा प्रोसेस एंट्री लिखने का। आपको एंट्री लिखनी है, जो एंट्री है उसका अमाउंट डालना है और नीचे नरेशन लिखना है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं। तो देखो दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में। परचेज किया गुड्स, तो एंट्री आपने बढ़िया भाई साहब परचेज किया। आप चाहो तो अगर अभी याद है तो पीछे एंट्री का वो जो कॉलम में लिखा है ना सामने रख लो। परचेज किया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट 20,000, तो पर्ची के सामने 20,000 डेबिट में आ गया और इसके सामने 20,000 यहाँ आ गया। और नरेशन में लिखेंगे हम परचेज गुड्स की एंट्री, बीइंग परचेज गुड्स। ये दूसरी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री आपकी मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। हमने मशीन खरीदा राम से, तो मशीन खरीदा, एसेट्स खरीदने की एंट्री, तो एसेट्स खरीदने वाली एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स का नाम है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू जिससे खरीदा, किससे खरीदा, राम से, नाम है तो उसका नाम लिख देंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम 30,000। नरेशन आएगा बीइंग मशीनरी परचेज। हो गई एंट्री। आगे बढ़ाते हैं, तो एंट्री में यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। 3 एंट्री, तो ऐसे ही आपको सारी एंट्री लिखनी है। 3 एंट्री अभी तक हो गई हमारी। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री आपकी चौथी एंट्री सैलरी पेड। तो सैलरी क्या आपके लिए, तो बोलोगे सर ये एक्सपेंस पेड है सैलरी, तो एक्सपेंस पेड की एंट्री में लिखवाई थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो एंट्री हो जाएगी क्या, तो बोलोगे सर एंट्री हो जानी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। अब इसका नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड। अब अगर हम 5वीं एंट्री की तरफ बढ़े, तो 5वीं एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो बोलोगे सर ये गुड्स बेचने की एंट्री है, और गुड्स बेचने की एंट्री थी कैश बैंक डेटर टू सेल, और यहाँ पे कैश है तो एंट्री में क्या आना चाहिए कैश, तो एंट्री क्या होगी, बोलोगे सर एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत बढ़िया, आप तो खुद ही बता दोगे एंट्री ये होनी है, बीइंग सोल्ड गुड्स। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एकदम हलवा लगेगा ये। और नई चीजें तो थोड़ा तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर तो बड़ा परेशानी हो जाएगी। बस थोड़ी प्रैक्टिस और बिल्कुल आसान लगेगा आपको ये अकाउंट्स। और नहीं करोगे तो फिर सोते रहोगे। अगला है कमीशन रिसीव। तो पहले बताओ कमीशन रिसीव क्या है, तो बोलोगे सर ये इनकम है, और इनकम मिलने की एंट्री मैंने लिखवाई आपको, इनकम मिलने की एंट्री है इनकम अकाउंट, इनकम मिलने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। कैश आएगा इनकम रेवेन्यू, तो कैश मिला यहाँ पे भी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या मिला है आपको, तो कमीशन मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव। कितना अमाउंट मिला भाई, तो कमीशन रिसीव हुआ 2,000 रुपए, तो 2,000 डेबिट में 2,000 क्रेडिट में, बस खत्म। इतना ही तो करना है, हर एंट्री में ऐसे ही तो लिखना है। अगली एंट्री की बात बढ़ते हैं। तो अगली एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मैंने आपको बैंक में पैसा जमा किया, तो आपको एंट्री लिखवाई है। सपोज आप एंट्री भूल गए, सपोज वैसे मैं लिखवाई एंट्री, तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, भूल गया, मान लो भूल गया तो दिमाग लगाओ जो सिखाया है। डिपॉजिट करा बैंक में, तो बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, यही होगा ना। और बैंक बढ़ा तो डेबिट, कैश घटा तो क्रेडिट। और एंट्री लिखने का पैटर्न क्या था, डेबिट वाला पहले और क्रेडिट वाला बाद में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस खत्म। बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक।
तो मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, बस बनाना आना चाहिए इसे। 4,000 रुपये आ गया। क्लियर बात? आप रेट कर पा रहे हो कि इतना आसान है। बस आपको थोड़ी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। और एक चीज आपने गौर किया होगा कि जो बेसिक्स आपके हैं वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो जितना अच्छा आपका बेसिक, आपको मान लो आपको रूल से डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता, फिर तो एक ही ऑप्शन है, याद करो एंट्री। फिर आप सोच नहीं सकते कि ये अकाउंट बढ़ा, ये अकाउंट घटा, क्योंकि इतना सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए, मतलब पीछे का चीज होगा तब तो सोच पाओगे। तो अगर आपने पीछे का रिवाइज कर रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओ, सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू जाओ, एंट्री खुद बनाओ। एक लेक्चर को 1 घंटा दो, वहीं से होगी 1 घंटा एक बार दे दो, उसके बाद आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंट्री आएगी तो आप फटाफट चुटकियों पे लिख दोगे। लेकिन अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा तो फिर आपके एक ही ऑप्शन याद करने का, याद करने वाली चीजें होती है 2 दिन बाद भूल जाते हैं, सीधी बात। अगला है पेड इनटू, मतलब कुल मिला के एक ही ऑप्शन है, पढ़ लो बेटा, पीछे का पूरा पढ़ लो। पेड टू राम, अब देखो हमने राम को पे किया तो मैंने पेड करने की एंट्री दिखाई थी और इसके पीछे एक लॉजिक बताया था। पेड किया तो पैसा जाएगा यानी कैश क्रेडिट होगा, और जिसको पे किया उसको डेबिट पे लिख दो। तो राम डेबिट टू कैश, और कितना पे किया? 5,000 रुपये। बस हो गया, खत्म। बीइंग पेड टू राम। देखो ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस था कि आप ये लिख लो, स्क्रीनशॉट लो शुरू से ही, फिर बात करते हैं। ये पहली एंट्री थी, ये क्वेश्चन आपने ले लिया होगा, ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहली एंट्री लिखने का पैटर्न की इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, डेट, सीरियल नंबर, डेट, आई लव डेबिट क्रेडिट वाला पर्टिकुलर वाला। तो ये देखो पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री स्क्रीनशॉट ले लो, चौथी एंट्री, 5वीं एंट्री, 6ठी, 7वीं और 8वीं एंट्री थी, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चन था। तो अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको 10 एंट्री आज कराई, इस 10 एंट्री पे आप एक एंट्री को 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि एंट्री का ये कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे का ये लॉजिक है जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बुक के पहले 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिकली 3 क्वेश्चन करो, आपकी सारी एंट्रीज खत्म हो जाएगी। ये है, आपको इसको बोलते हैं हम सिंपल एंट्रीज। अब आते हैं सिंपल एंट्री क्या होती है सर? तो सिंपल एंट्री का मतलब होता है वैसी एंट्री जहां पर एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो बोलोगे सर इसके अलावा भी कुछ होता है? यस होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब है कि वैसी एंट्री जहां पे मोर देन 1 अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, मतलब वैसी एंट्री जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो वो होती है आपकी कंपाउंड एंट्री। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज की हम बात करें तो आज हमने सिंपल एंट्री की बात करी। तो देखो जितने भी हमने एंट्रीज देखी उसमें एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, और सबसे ज्यादा जो एंट्रीज है क्वेश्चन बुक के अंदर वो यही है, सिंपल एंट्रीज। तो आज हमने 10 सिंपल एंट्री पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही एंट्री है, और भी बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन एक दिन में सारा खाओगे तो पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगी। तो इतना ही करना है आज के लिए। तो शुरुआत की 10 एंट्रीज मैंने आपको आज कराई, इनको देखो, इस रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करो। अगर आपके पास टीएस अग्रवाल की बुक है तो प्रैक्टिकल से आप कर सकते हो बुक क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इलस्ट्रेशन से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है जनरल एंट्रीज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने 10 बेसिक एंट्रीज जानी थी, और आज हम बात करेंगे कंपाउंड एंट्री की, जहां पे मोर देन 1 अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। बहुत ही ज्यादा गलती होती है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें हम डिस्काउंट वाली एंट्रीज की बात करेंगे कि अगर पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट का सीन आता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। तो करते स्टार्ट। तो चीजों को समझना ध्यान से, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो, एक होता है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या है कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया, तो भाई साहब डिस्काउंट अगर आप किसी को दे रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंस है ये आपका। भाई अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर डिस्काउंट मिला तो आपके लिए रेवेन्यू है, तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्काउंट कब मिलेगा और डिस्काउंट कब दोगे। तो ध्यान से समझना, अगर मैं किसी को पेड कर रहा हूं यानी पेमेंट कर रहा हूं, तो अगर मैं पेमेंट करूंगा यानी मतलब मैं किसी को पैसा दूंगा, तो सीधी बात है अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो वो मुझे डिस्काउंट देगा। यानी डिस्काउंट क्या होगा भाई? तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है। और इसका उल्टा, अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रही है यानी पेमेंट मिल रही है, तो पेमेंट मिलेगी तो डिस्काउंट क्या होगा? बोलोगे सर डिस्काउंट तब अलाउ होगा।
सीधा ना, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप डिस्काउंट दोगे, अलाउ करोगे। भाई आप पैसा पेड कर रहे हो किसी को, तो पेड करो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउ किया तो डेबिट। तो ये तो होगा प्योर कॉन्सेप्ट। मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल फॉर एक एंट्री लेता हूं, जैसे मान लो लिखा गया है पेड टू राम 1900, डिस्काउंट है 100। ठीक है, अब मुझे इसकी जनरल करनी है, फॉर्मेट जनरल वाला हो गया। अब देखो पेड टू राम, देखो डिस्काउंट भूल जाओ, पेड टू राम की एंट्री क्या होती है बोलोगे साहब ने पढ़ी है, राम को पैसा दिया तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। तो राम डेबिट टू कैश होगा, कैश कितना पे किया 1900। अब अगर हमने पेड किया तो पेड करने पे देखो ये पेड किया तो डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव बोलोगे सर ये डिस्काउंट जो है रिसीव वाला डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट क्या होना चाहिए क्रेडिट, तो बस क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट। ये आपका डिस्काउंट रिसीव है, कितना हो गया डिस्काउंट 100 रुपए, तो टोटल कितना आ गया 2000। नेक्स्ट में वही लिख दोगे पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउ, हो गया जनरल। तो राम को पे किया तो राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ये तो ये पीछे का लॉजिक समझा मैंने क्रेडिट वाला। दूसरा लॉजिक पेड टू राम की एंट्री आप जानते हो, पेड किया राम को तो राम टू कैश होगा, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट। जैसे दिखाता हूं मैं कैश डेबिट वाला, जैसे एग्जांपल 4 लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम राधा 2700, डिस्काउंट 300। तो पहले रिसीव फ्रॉम राधा की बात करते हैं, डिस्काउंट तो हो ही जाएगा उसके बाद। रिसीव फ्रॉम राधा, राधा से पैसा मिला तो बोलोगे सर पैसा मिला तो कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राधा एंट्री हो गई, कितना मिला 2700 कैश में आ गया। अब मिला तो इसका मतलब क्या, डिस्काउंट अलाउ, यानी डिस्काउंट डेबिट हो, क्योंकि पैसा मिलता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट डेबिट होगा, टोटल आ गया 3000। तो देखो अगर पेड वाली एंट्री देखो, पेड किया तो राम टू कैश, मतलब कैश के साथ साथ ये भी क्रेडिट हुआ, कैश डेबिट। तो दो ही तरह की एंट्री होगी, एक होगी ये वाली आपकी पेमेंट वाली, पेमेंट में एंट्री की पर्सन का नाम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और दूसरी रिसीव वाली, तो रिसीव में कैश डिस्काउंट टू पर्सन का नाम। ठीक है, वैसे मैं एक और एंट्री दिखाता हूँ, जैसे मान लो लिखा है, आज हम कुछ एंट्री डिस्कस करें, पेड टू राहुल बाय चेक 19,200, और बोला है डिस्काउंट है 800। तो हमने क्या किया है, चेक से पे किया है भाई, किसको, राहुल को। तो अगर हमने चेक से पे किया राहुल को, पेड किया तो पेड वाली एंट्री राहुल को पे किया तो राहुल डेबिट, और चेक से पे किया तो टू बैंक, और अगर बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। दूसरा लॉजिक लगा देते हैं हम। और अमाउंट कैसे लिखना है, तो जितना पे किया इसमें, जितना डिस्काउंट यहाँ, टोटल ऊपर। ठीक है, तो बस यही एंट्रीज है पेड और रिसीव वाली। जैसे मैं मान लो रिसीव की भी लिख देता हूँ, मान लो लिखा गया है रिसीव फ्रॉम संजना, मान लो 1900, डिस्काउंट है 100। अब देखो रिसीव हुआ संजना से आपको, तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो रिसीव फ्रॉम संजना है, संजना से मिला तो बोलोगे सर कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, चेक होता वहां तो चेक आ जाता, कैश अकाउंट डेबिट टू संजना, कितना मिला, तो भाई 1900 मिला। अब मिला तो डिस्काउंट डेबिट होगा, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट अलाउ है तो डिस्काउंट डेबिट हो गया 100, टोटल आ गया 2000। तो देखो इसी तरह की एंट्री है, देखो मैंने कुछ एंट्री आपको लिखवा दी है, पेड रिसीव, पेड रिसीव, पेड और रिसीव दो ही एंट्री आई थी यहाँ पे। एक और एंट्री, इसको ऐसे लिखने का भी पैटर्न होता है, एंट्री कभी कभी ऐसे लिखोगी, जैसे मान लो लिखा गया पेड टू मोहित 1900, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2000। मतलब हमें उसे 2000 रुपए देने थे पर हमने 1900 दिया और फुल सेटलमेंट हो गया। तो जहां भी बोले ना फुल सेटलमेंट और कम पैसा दे रहे हैं, तो वहां भी भाई छुपा हुआ गुडविल है, मतलब सॉरी गुडविल क्या, छुपा हुआ डिस्काउंट है। तो पैसा पे किया किसको, मोहित को, तो देखो एंट्री कैसे, ध्यान से समझना, मोहित डेबिट, कितना देना था 2000, टू कैश कितना पे किया, तो बोलोगे सर 1900 पे किया, तो बाकी क्या हो गया डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट, बोलोगे सर 100 रुपए का डिस्काउंट। तो बस ये कुछ तरीके की एंट्रीज हो सकती है। देखो मैंने को आपको डिस्कस कर देते हैं, ये पीछे का, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, पेड वाली एंट्री तो पे करेंगे तो परसेंट टू कैश टू डिस्काउंट,
रिसीव हुआ तो कैश डिस्काउंट 2%, कैश की जगह चेक भी हो सकता है, चेक वाला देखो एंट्री पेड किया था चेक से तो बस कैश की जगह बैंक आ गया, बाकी देखो पूरा प्रोसेस सेम है। फिर देखो एंट्री एक रिसीव की एंट्री दी, फिर देखो फुल सेटलमेंट वाला केस है, तो फुल सेटलमेंट वाले केस में क्या होगा कि आपका क्या होगा डिस्काउंट, जैसे मान लो रिसीव वाले भी लिख देते, जैसे मान लो लिखा है रिसीव फ्रॉम संजीव 19,800 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 20,000, मतलब 20,000 की जगह 19,800 मिला और क्या हो गया भाई फुल सेटलमेंट हो गया। देखो एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको, पैसा मिला कैश चेक उससे बोले तो कैश चेक भी हो सकता था, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला 19,800, और जो संजीव का अकाउंट सेटल हुआ भाई वो कितना हुआ 20,000। यहाँ का नरेशन यहाँ भी लिखना बीइंग जो लाइन है, और डिस्काउंट कितना हो गया 200 रुपए का डिस्काउंट, बस खत्म, इतनी ही चीजें भाई, इतना ही करना है। तो यही आपकी डिस्काउंट की एंट्रीज है, कंपाउंड एंट्रीज, जहाँ पे मोर देन देखो यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हुए इस वाले एंट्री में, इसमें देखो 2 अकाउंट क्रेडिट हुए इस वाली एंट्री में। तो जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, और ये डिस्काउंट वाली एंट्री एक तरह की कंपाउंड एंट्री होती है। तो देखो मैंने कुछ एंट्रीज कराई आपको, और मैं आपको कुछ एंट्रीज देता हूँ जो आप करके रखना, ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के, जिससे कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पिछला और ये दूसरा, क्योंकि इसके अलग से ज्यादा एंट्री है नहीं। पहला देखो मान लो लिखा है पेड टू सुमित 19,000 डिस्काउंट 100, ये एंट्री आप करके मुझे आंसर बताना है इनके, ठीक है। पेड टू राहुल बाई चेक 19,4900 डिस्काउंट 100, रिसीव फ्रॉम काजल 44,000 49,000, ठीक है, और डिस्काउंट है 1,000। अगला है रिसीव अ चेक फ्रॉम संजीव 19,000 डिस्काउंट 1,000। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन ही हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। पहला पेड टू सुमित डिस्काउंट 1900 पे के डिस्काउंट है 100, पेड टू, और ये इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हो कुछ एंट्री और रिसीव फ्रॉम कुणाल 1900 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,000। अगला है पेड टू रजत 4,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। अगला है पेड बाय चेक टू मोना 49,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 50,000। तो देखो ये कुछ एंट्रीज है, ये मेरी तरफ से कुछ होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले, 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये, तो आप ये कुछ एंट्रीज करना, और ये पीछे कुछ एंट्रीज है जिससे आपको रिवाइज हो जाए ये सेकंड टॉपिक कि डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। डिस्काउंट अलाउ मतलब डिस्काउंट देना, और ये डेबिट डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट मिलना क्रेडिट, और इसको कैसे हम एंट्रीज में एडजस्ट करेंगे और कैसे आप कंपाउंड एंट्री पास करोगे। तो ये आपका सेकंड लेक्चर खत्म होता है आज का, और इसी के साथ आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर कर लेना। और पहला और दूसरा देखो 10 एंट्रीज हमने उस दिन देखी, और आज 2 एंट्री देखी पेमेंट और रिसीव वाली, तो 12 एंट्री आपकी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जर्नल एंट्री का, और जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे आज हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, बैड डेब्ट्स, इंस्टॉलमेंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, चैरिटी, ऐसी कुछ एंट्रीज हम जानेंगे आज जो एंट्री एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, तो करते स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले कुछ स्पेशल एंट्रीज, बैड डेब्ट्स की, इंस्टॉलमेंट की, चैरिटीज की, तो ध्यान से देखना, और जो एंट्री लिखा उसको साथ के साथ आप लिखते चलना। तो पहले हम बात करते हैं डेटर से रिलेटेड कहानियां। तो पहली एंट्री आपकी इंस्टॉलमेंट वाली देख लेते हैं। पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि क्या है ये इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं बात, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान से समझ लेना तुम,
इंस्टॉलमेंट पहला पॉइंट आपका, मैं पहले एंट्री लिख दूं। इंस्टॉलमेंट की एंट्री मान लो लिखा है राम बिकम इंस्टॉलमेंट एंड ही पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ मान लो 60 पैसे इन अ रुपी। फिर लिखा है अमाउंट ड्यू टू राम मान लो 10,000। तो देखो एंट्री को पहले ध्यान से देखना है, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको इंस्टॉलमेंट। तो पहले तो आप इंस्टॉलमेंट का मतलब समझो। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है when a person is not liable to pay his debt, मतलब जब ऐसी कंडीशन, जब कोई बंदा अपना पैसा चुकाने के पोजीशन में नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। आपने पुरानी अगर मूवी देखते होगा तो उसमें एक ही स्टोरी पे मूवियां बनती थी, यही मूवी की स्टोरी था कि कोई बहुत ही अमीर होता है, उसके दुश्मन लोग क्या करते हैं तो उसके फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और फिर वो कर्जा लेके फैक्ट्री में सामान ला के रखा होता है, आग लग जाता है, बर्बाद हो जाता है। आज का बोल के आजकल तो इंश्योरेंस करा लिया, पहले के जमाने में नहीं होता था, ठीक है। तो फिर क्या होता था, वो जमीन पे आ जाता, मतलब अमीर से गरीब हो जाता, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम होती थी, नीलामी बोली लगती थी, नीलामी होती थी। वो यही कंडीशन इंस्टॉलमेंट की ही कंडीशन है। तो मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से अपने टॉपिक पे आ जाए। इंस्टॉलमेंट देखो, जब किसी की प्रॉपर्टी से ज्यादा उसके लोन हो जाए, लोग तो पैसा मांगेगा भाई, पैसा दिया है तो, लेकिन उसकी जिंदगी तो हराम हो जाएगी, डेली मांगने वाले लोगों का फोन आता रहेगा। तो वो क्या कर सकता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो कोर्ट में जाके डिक्लेयर कर देगा देखो मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, मैं अब पैसा चुकाने की पोजीशन में नहीं हूँ और लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं, अब मैं किडनी और खून बेच के तो पैसा दूंगा नहीं, इलीगल है। तो क्या होगा फिर, तो कोर्ट क्या करती है, ऑफिसर अपॉइंट करेगी, जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसके नाम से होगी सब प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। फिर उस प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा और नीलामी से जो भी पैसा आएगा लोगों में बांट दिया जाएगा और जो लोगों का पैसा बच गया वो डूब गया। तो ऐसा यहाँ भी हुआ, राम इंस्टॉलमेंट हुआ और हमें वो कितना दे पा रहा है, सिर्फ 60 पैसे। देखो इसकी एंट्री सिंपल ऐसी होगी, एंट्री क्या होगी इसकी, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब अमाउंट देखो एंट्री का कैसे लिखेंगे हम, हमें कितने पैसे लेने थे भाई, तो 10,000, तो 10,000 तो यहाँ आ गया। अब वो दे कितना रहा है, ध्यान से देखो, 10,000 रुपए हमें लेने थे पर वो सिर्फ 60 पैसे दे रहा है 1 रुपए में, 1 रुपए में 60 पैसे, तो 1 रुपए 60 पैसे का मतलब 60% दे रहा है सिर्फ, यानी 6,000 आपको मिल गया, तो बाकी 4,000 का हो गया आपका बैड डेब्ट्स। याद रखना जब भी इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री होगी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ 60 की जगह 40, 50 कोई भी पैसे बोला जा सकता है, 50% बोल सकते हैं, 40% बोल सकते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बुक की लैंग्वेज के साथ और ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी आपको। तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम, जो भी राम होगा, जैसे यहाँ पे राम है तो राम, अमाउंट अगर राम में टोटल जितना वो दे रहा उतना परसेंट आ जाएगा कैश में, बाकी जो बचेगा वो बैड डेब्ट्स। ये पहली एंट्री है। एक दूसरी एंट्री देख लेते हैं, फिर ये 2 एंट्री आप नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी एंट्री कोई मान लो आपका पूरा पैसा लेके भाग गया, दैट इज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, तो जो भी बंदा होगा, मान लो श्याम है, जो भी होगा उसके इंसान का नाम दिया होगा ना, तो बैड डेब्ट्स का आंसर मान लो कि श्याम बिकम बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो आपकी दूसरी एंट्री है, क्या है भाई, तो अगर कोई भी बैड डेब्ट्स होगा, मतलब कोई आपका पैसा लेके भाग गया, तो आपको एंट्री करनी है जो भी डूबा आपका पैसा, जो भी आपका पैसा लेके भागा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू उस बंदे का नाम, जैसे लिखा श्याम बिकम बैड डेब्ट्स या अमाउंट ड्यू टू श्याम इज नॉट रिकवरेबल, लैंग्वेज है ये। तो बैड डेब्ट्स तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। 2 एंट्री के पहले इंस्टॉलमेंट, दूसरे बैड डेब्ट्स, दोनों एंट्री लिख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये रोक के वीडियो देख लो, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट की एंट्री, दूसरा कोई भाग गया आपका पैसा लेके तो बैड डेब्ट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरी एंट्री की बात करते हैं। जैसे कोई आपका पैसा लेके भागा, कोई इंस्टॉलमेंट, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कोई आपका पैसा लेके भाग चुका होता है और अचानक एक दिन आपको मेट्रो में मिल जाता है, तो आप उसको 2-4 थप्पड़ मारते हो और अपनी रिकवरी करते हो, दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो हम तीसरी एंट्री बात करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आज 7-8 एंट्री देखेंगे हम, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा मिल गया, तो बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री होती है कैश मिलेगा या चाहे चेक, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड।
एंड लैंग्वेज कैसे लिखा है, अमाउंट या कैश रिसीव फ्रॉम राधा विच इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर आपका पैसा लेके कोई भाग चुका था और अभी उसने आपको पैसा दे दिया, तो दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सीधी सीधी एंट्री है, सीधे लिख देना है। लैंग्वेज के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक वही लगेगा। एक तो इसमें लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो पैसा आया, कैश बढ़ा तो डेबिट, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डूबा हुआ पैसा मिल गया तो रेवेन्यू बढ़ा क्रेडिट, क्या इनकम है, प्रॉफिट है, कोई भी लॉजिक लगा सकता हो, कॉन्सेप्ट वही पड़ता है। अगली एंट्री की बात करते हैं। अब ये देखो बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी, अब आती है सारी एंट्री आपकी गुड्स रिलेटेड। तो पहला है गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान कर दिया गुड्स। तो दान अगर करा तो दान हमारे लिए क्या खर्चा है, तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो गुड्स गिवन है चैरिटी की एंट्री आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो देखो दो एंट्री पहले देखी थी इंस्टॉलमेंट बैड डेब्ट्स, तीसरी एंट्री है, तीसरा नंबर है, आज हम 8 एंट्री देखेंगे, ये चौथा नंबर है। तो तीसरा नंबर हो गया बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। चौथा है गुड्स गिवन है चैरिटी, तो गुड्स दान करा चैरिटी में, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो इस एंट्री में और भी कुछ हो सकता था, गुड्स की जगह लिखा होता हमने पैसा दान किया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल, जो देंगे उसका नाम लिख देंगे नीचे, गुड्स से इसलिए परचेज आया। ये दो एंट्री भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आगे बढ़ते इसके बाद अगली एंट्री की तरफ, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 लिखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने क्या किया, गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिया। व्हाट इज मीन बाय फ्री सैंपल, क्या होता है भाई फ्री सैंपल? देखो आपको मैं सुना दूं तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। हम लोग बचपन में मॉल में जाते थे, अब तो हम बड़े हो गए तो ऐसा काम नहीं करते, पर बचपन में करते थे, मैंने भी करा। तो हम बचपन में जब मॉल में जाते तो बंदा होता था जो बाहर वो रखता था, कोई भी सामान नया होता तो एक टेस्ट करने लगता था, बाहर सामान होता था, आप फ्री में जाकर उसको टेस्ट कर सकते थे, खा के देखो अच्छा लगता था। तो उनका पर्पस ये होता है कि लोग खा के देखिए, टेस्ट करे, अच्छा लगे तो फिर क्वांटिटी खरीदे अंदर से। तो हम लोग क्या करते, मैं क्या करता था, पहले खाया, फिर 2 दुकान घूम गया, वापस आके फिर से खा लिया, फिर दोबारा गया इधर से 2-4 दुकान घूम गया मॉल में, फिर वापस आके वहां से खा लिया। मतलब अब वो रोकता नहीं था उसको, तो उसका तो काम ही करना भाई, तो दैट इज फ्री सैंपल। मतलब आपको फ्री में क्यों खिला रहे हैं कि आप उसको टेस्ट करो, और अगर आपको चीज अच्छी लगेगी तो क्या करोगे, आप उसकी बड़ी क्वांटिटी यानी ऑर्डर दोगे, लोगे सामान। आप लोग घर पे देखते हो कभी कभार हम कोई सामान जैसे शैम्पू लेने जाते हैं तो कंपनी का कोई फेस वॉश आता है तो फ्री में छोटा सा पॉच फ्री फेस वॉश का दे देता है। क्यों देते हो कि आप उसको लगाओ और आपके पुराने फेस वॉश से आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर उसी क्वांटिटी मंगाओगे। तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, फ्री सैंपल यानी एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री आप कर सकते हो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आपकी हो गई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल की एंट्री, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगली की बात करते हैं, गुड्स टेकन बाय ऑनर या फिर प्रोप्राइटर भी लिखा हो सकता है, ऑनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर ऑनर गुड्स निकाल के ले गया तो पर्सनल यूज यानी ड्राइंग हो गया, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो गुड्स ले गया है तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट, ठीक है। तो दो एंट्री और ये पांचवी एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगला गुड्स टेकन गया प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, पर्सनल यूज तो ड्राइंग है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये दो एंट्री भी लिख लो, 6 एंट्री हो गई आपकी, ठीक। 2 एंट्री और देखते हैं फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। एंट्री नंबर 7, ये देखो 7 8 में लिख रहा हूं, आपस में डिफरेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान से दोनों को रिलेट कर पाना। लिखा है विड्रॉन, एक मिनट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पहला है फॉर ऑफिस यूज और दूसरी भी सेम लाइन है, उस वर्ड चेंज हो जाएगा। लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब डिफरेंस समझना दोनों में, ऑफिस यूज और पर्सनल यूज में क्या डिफरेंस है। देखो
विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक बात आपको समझ आ गई, आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपका बैंक कम होगा, तो बैंक तो होगा भाई क्रेडिट। ये तो सीधा सा लॉजिक है। देखो ऑफिस यूज का मतलब क्या है कि आपने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस में रख दिया। जैसे आप ऑफिस से बैंक में रखते थे, मतलब डिपॉजिट कर देते बैंक में, तो एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बैंक में डाल दिया। अब बैंक से निकाल के ऑफिस में लाके रख दिया, तो कैश आया, बैंक कम हो गया, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला है कि अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो लेकिन अपने पर्सनल के लिए जा रहे हो, पर्सनल यानी ड्राइंग, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो पास अगर लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस तो कैश टू बैंक, पर्सनल लिखा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मान लो ऐसा लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अब आपको पता नहीं चला कैश है मतलब ऑफिस है या पर्सनल, तो ना पता चले तो ऑफिस होगा, तो ये 2 एंट्री और लिख लो। तो कुल मिला के 8 एंट्रीज हमारी हो गई है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेक्चर के लिए। यही कुछ एंट्रीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके क्वेश्चंस करने घर पे, असाइनमेंट से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके बुक से भी है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16, 20 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ढूंढ के करते हैं आपको। लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं सेलेक्ट करके अच्छे से। तो देखो आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख होंगे, तो करते हैं टॉपिक को। पहला आपका देखो लिखा मोहन इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, देखो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री है, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फॉर ऑफिशियल 50 पैसे इन रुपीज अगेंस्ट 5000। देखा ना इंस्टॉलमेंट वाली, पढ़ते आपको चल के हाँ भाई ये तो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री है। तो एंट्री आपको याद हो, इंस्टॉलमेंट की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू क्या नाम है मोहन। अब देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो मोहन से आपको लेना था 5000, अमाउंट निकालना मैंने सिखाया था, कैश में 5000 इनटू कितने पैसे दे रहा है, तो 50 पैसे इन रुपीस यानी 50%, तो 2500 इसमें आ गया, 2500 इसमें। मेरे आपको दिक्कत नहीं होगी, देखो लिखा था 50%, 50 पैसे है ना, 50 पैसे तो 50, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्लियर है। अगला 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर, देखो नॉट रिकवर मतलब मिल नहीं सकता, तो मिल नहीं सकता मतलब क्या, बैड डेब्ट्स। तो एंट्री कौन सी है, बैड डेब्ट्स वाली, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री आपने पढ़ी है, तो पहले पहचानना लैंग्वेज को, फिर एंट्री लिखना बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, हो गई एंट्री खत्म, सिंपल है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, 2 एंट्री लिख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, 8-7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं कराने के लिए, बढ़िया बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। बस इन एंट्री के अपना ना जर्नल के जितने भी नई एंट्रीज होगी सबका एक वो बना लेना अपना, क्या कहते हैं उसको, असाइन मतलब बुक में रजिस्टर में नोट्स में कि हाँ ये सब एंट्रीज है भाई साहब, क्योंकि एंट्री आपको पता चाहिए। फर्स्ट अपना सबसे बड़ा चैप्टर है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है आपको। ठीक, अब देखो अगला श्याम who earns 50,000 become insolvent and pays, देखो यहाँ पे भी लिखा है लेकिन पैसे ना लिख के बोल दिया 50% दे रहा है, तो भाई बात तो वही है ना, इंस्टॉलमेंट होकर 50% दे रहा है, तो एंट्री वही है आपकी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और टू क्या नाम है इसका श्याम। कितने मिलने थे, तो देखो मिलने थे 15,000। अब देखो अमाउंट की मैं थोड़ा कलर बदलता हूं, आपको याद रहेगा लाल से तो खतरा ना हो, तो 15,000 और दे रहा 50 पैसे मतलब 50%, तो आधा पैसा मिला, तो 7,500 इसमें आ गया, बाकी इसमें आ गया। वही यहाँ 60 होता तो 60/100 होता बैंक में, बाकी बैलेंस बच जाता। तो एंट्री याद रखने वाली। ठीक, क्लियर बात। अगला रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, देखो क्या लिखा है कि सोहन से आपको 10,000 रुपए मिला जो कि आपने लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स मान लिया था, मतलब डूबा हुआ पैसा आपको मिल रहा है। तो दिमाग में आएगा सर ये तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, तो यही है आपको बस बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री पास करनी है। और बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री आप जानते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना अमाउंट है 10,000 रुपए, तो आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर बात, ये 2 एंट्री भी नोट कर लो फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ और एंट्रीज है। अगला देखो क्या लिखा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान कर दिए गुड्स, तो एंट्री आपने पढ़ी है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो मतलब बहुत ही सिंपल, आपको बस एंट्री याद होनी चाहिए, आपको बस फॉर्मेट में डाल देना। जनरल का फॉर्मेट बनेगा, नरेशन में कभी बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, मतलब फॉर्मेट भाई जनरल वाला पूरा प्रॉपर प्रोसेस लगाना, ये नहीं कि आप सीधा से लिखोगे, है ना, वो ध्यान रखना। अगला क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, मतलब हमने क्या करा गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फ्री सैंपल क्या है, एडवर्टाइजमेंट, तो बोल गया आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हो और एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, एंट्री याद है, चिपका दो, बस इतना ही करना है। उसका अगला है गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स निकाल के ले गया पर्सनल यूज, तो ड्राइंग है तो पर्सनल यूज है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स ले गया तो वही गुड्स की जगह कैश ले गया होता तो कैश होता, बैंक ले गया होता तो बैंक होता। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है बात। तो ये कुछ एंट्रीज थी। ठीक है, तो आप क्या करना, इन एंट्रीज को करना। हमने आज कुल मिला के 8 एंट्री देखी, तो इन 8 एंट्रीज को करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बाकी बुक से ढूंढ के आप क्वेश्चंस करो। कोई परेशानी होती है तो हम आपके लिए बैठे हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें नई चीजें कवर अप करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत बड़ा। अभी तक आपके 3 लेक्चर हो गए, अभी तक हमने देखो क्या क्या कर लिया। बेसिक एंट्रीज कर ली, डिस्काउंट वाली एंट्री, कंपाउंड एंट्री कर ली, और आज हमने 7-8 एंट्री देखी, बैड डेब्ट्स, इंस्टॉलमेंट, ये सारी बातें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे, और ये हमारा 4th लेक्चर है जनरल एंट्री का। और आज मैं आपको बहुत सारी एंट्रीज कराऊंगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज आएंगी, और वो एंट्रीज आएंगी जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है। और रीजन ये नहीं है कि एंट्रीज मुश्किल है, रीजन सिर्फ एक ही है कि ये एंट्री बार बार नहीं आ रही होती है। जो एंट्री बार बार आती है उसको आप याद कर लेते हो, याद हो जाती है। पर जो एंट्री पूरे 20 क्वेश्चन आपके थोड़ा जनरल के, और उसमें देखो तो 2-3 जगह मिल जाएंगी। मतलब जो एंट्रीज कम बार रिपीट हुई है उनको आती रहती है। तो आप इस लेक्चर को सुन लो और एंट्रीज को याद कर लो कि आपके एग्जाम में आया तो आप लिख सको। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो आपको है गुड्स लॉस बाय फायर और थीफ। दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, देखो थीफ और फायर, मतलब आग लगने से या चोरी होने से अगर आपके गुड्स के साथ नुकसान होता है तो उसकी डील हम कैसे करेंगे, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको लॉस बाय फायर बताता हूं, क्योंकि उसका मैंने एग्जांपल ले रखा है। फिर मैं आपको लॉस बाय टेप में बता दूंगा कहानी क्या है। कुछ नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर यानी अगर आपके गुड्स हुए लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, तो देखो गुड्स लॉस बाय फायर हुए तो आप इसकी एंट्री करोगे, और गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा बस एंट्री कर दोगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका गुड्स लॉस हुआ फायर से, तो आपने एंट्री कर दी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है पॉइंट। अब देखो इसके बाद क्या होगा, मैं साइड में लिख दूं थोड़ा सा। अब देखो लॉस हुआ तो 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो गुड्स का इंश्योरेंस होगा और नॉट इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस नहीं होगा। तो देखो ध्यान समझो बात को, अगर आपके गुड्स का इंश्योरेंस है, तो अगर आपके गुड्स का इंश्योरेंस है तो आपको कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो भाई देखो, मान लो मेरा गुड्स चोरी हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, अब मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो मैं चुपचाप थोड़ा सा रो लूंगा, तो मन खराब कर लूंगा, नुकसान हो गया इतना। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस होगा तो फिर आप चोरी होने पे या आग लगने पे नहीं रुकोगे, आप उसके आगे के फर्दर स्टेप्स करोगे। क्या करोगे, तो आपका लॉस हो तो आपको अरे मेरा तो इंश्योरेंस था, तो आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगे कि भाई साहब मेरा लॉस हो गया, इसका पैसा तो आप, क्योंकि मैंने आपसे इंश्योरेंस करा रखा है। यानी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आएगा, सब कुछ देखेगा, फिर वो एक अप्रूव करेगा कि आपको इतना पैसा क्लेम का मिलेगा। यानी इसके बाद दूसरा काम, ये तो पहली एंट्री हुई लॉस बाय फायर, ये तो होनी हर बार होगी। अब अगर आपका गुड्स इंश्योरेंस नहीं है तब तो बात यही खत्म हो गई, लेकिन इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से करोगे क्लेम, तो उसकी भी तो एंट्री होगी। तो एंट्री नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम करने, किससे मांगोगे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा, किस चीज के लिए, तो लॉस बाय फायर हुआ है मेरा, मतलब फायर से मेरा लॉस हो गया, उस लॉस के बदले मुझे क्लेम चाहिए, तो लॉस बाय फायर टू क्लेम वाली एंट्री हो गई। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पहली एंट्री गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेज, इंश्योरेंस नहीं है तो एक ही एंट्री है, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम मांगा। अब बात 2 कहानियां हो सकती है, या तो आपको फुल क्लेम मिल जाएगा, मतलब जितना पैसा आपने मांगा पूरा क्लेम मिल गया, या फिर आपको पार्शली क्लेम मिलेगा, मतलब आपको पूरा क्लेम ना मिलके कंपनी बोला कि अच्छा 10,000 का लॉस है, चलो 8,000 का क्लेम अप्रूव करते हैं, तो पार्शली क्लेम। तो अगर पूरा पैसा मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये मतलब एंट्री नंबर 3 हो गई इंश्योरेंस क्लेम मिलने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा क्लेम मिलता है। और अगर पूरा क्लेम नहीं मिलता है तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
तो देखो एक बार ध्यान से देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो फटाफट। अब एंट्री समझो ध्यान से क्या क्या है। पहला आपका गुड्स लॉस बाय फायर हुआ, तो गुड्स लॉस बाय फायर की एंट्री, ठीक है। तो एंट्री हुई गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री पहली तो होनी है। उसके बाद आपने क्या करा, अगर इंश्योरेंस, दो बात होगी, इंश्योरेंस नहीं या फिर है, नहीं है तो भूल जाओ, अगर है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, फिर आपको पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा मिला, कब मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप अच्छे से क्लियर रिलेट कर पाओगे और क्लियर कर पाओगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बढ़ते अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, गुड्स लॉस बाय फायर, मान लो अमाउंट लिख देते हैं, मान लो 3000 रुपए, गुड्स लॉस बाय फायर है 3000 का। देखो आपका गुड्स लॉस बाय फायर हुआ, कहीं इंश्योरेंस के बारे में तो कुछ नहीं बोला, मतलब नहीं है, तो एक एंट्री कर दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 3000 का लॉस हो गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं, क्लियर है बात। दूसरा देखो क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर और दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। तो देखो यहाँ तो साफ साफ लिख दिया कि इंश्योरेंस है ही नहीं, तो एक ही एंट्री होगी लॉस बाय फायर वाली, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना 2000। तो अगर हमें दो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो दोनों में ही देखो यहां तो लिखा हुआ था साफ साफ इंश्योरेंस नहीं है, और यहाँ कुछ बोला नहीं गया है, तो कुछ नहीं बोला गया इसका मतलब इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस के बारे में बोला गया होगा। तो ये नॉट इंश्योर्ड वाले क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक क्वेश्चन देखते, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, एक इंश्योरेंस वाला देखते हैं। देखो देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग लॉस बाय फायर 5000 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 4000। 5000 का आपको लॉस हुआ और 4000 आपको क्लेम मिला है, मतलब क्लेम है तभी तो मिल रहा है। तो 3 एंट्री, और हमने पढ़ी है तीनों एंट्री। पहली एंट्री आपकी लॉस बाय फायर की, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का लॉस हुआ, 5000 का। फिर आप 5000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मांगोगे, तो दूसरी एंट्री करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितना पैसा मांगोगे, 5000। फिर आपको क्लेम मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो मिल गया, जो नहीं मिला लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको लॉस हुआ है 5000 का, लेकिन आपको क्लेम कितना मिला, सिर्फ 4000, तो 1000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी में आ गया। क्लियर बात। तो ये इंश्योरेंस के साथ वाला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉस बाय फायर वाले केसेस में क्या करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ये गुड्स लॉस बाय फायर है, वैसे ही गुड्स लॉस बाय थीफ हो सकता है, मतलब चोरी होने की वजह से। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बिना इंश्योरेंस नहीं होगा तो एक एंट्री, होगा तो 3 एंट्री, और जहां पे आपने फायर लिखा था वहां पे लिख दोगे थीफ, बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी एंट्रीज की बात करने वाले हैं आज। ये सब एंट्री, तो पहली एंट्री अब हम आज बात करेंगे एक्सपेंसेस की, लॉस बाय फायर के बाद। तो देखो एक्सपेंस के साथ 3 कहानी आपको पढ़ाऊंगा मैं आज। आपने पहला तो एक्सपेंस पे करने की एंट्री पढ़ी है, ये हमने बेसिक पहले लेक्चर भी देखा था कि एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे तो एंट्री होती थी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये एंट्री पुरानी है क्योंकि आपने पढ़ रखी है। अब हम कुछ और 2 नई एंट्रीज की बात करते हैं। कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि हमें एक्सपेंस पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री होगी, या फिर हमने एडवांस में पे कर दिया एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या होगी एंट्री। तो ध्यान रखना, ध्यान से समझ लो बात को। तो अगर एक्सपेंस देखो पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर है। अब पे करना बाकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज होता क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, पे नहीं किया तो लाइबिलिटीज आ गई, पे किया था तो कैश था, नहीं पे किया तो लाइबिलिटीज, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे लिखा मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, और अगर वही प्रीपेड होगा तो प्रीपेड होता आपका एसेट्स, एडवांस से पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। जैसे मान लो लिखा है रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में रेंट पे किया तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। कमीशन पेड इन एडवांस तो प्रीपेड कमीशन टू कमीशन। स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सपेंस में देखो 3 केस, पहला एक्सपेंस पे किया
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो नए थे, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जैसे ही एक्सपेंसेस के साथ था प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का सीन, वैसे इनकम के साथ भी तो हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इनकम की। तो इनकम के साथ भी ये 3 केसेस आ सकते हैं। इनकम किसकी बात कर रहा हूं? इनकम की। तो पहला केस इनकम रिसीव हुआ, तो क्या एंट्री होगी? ये हमने पढ़ रखी है पहले से। दूसरा मिलना बाकी, क्या कहते हैं उसको? अक्रूड बोलते हैं, अक्रूड इनकम। और एडवांस मिल गया तीसरा, एडवांस इनकम। तीनों केस में हम एंट्रीज को जरा सा देख लेते हैं। पहला बात करते हैं, इनकम मिला। तो इनकम मिलने की एंट्री आपने पढ़ी है कि हाँ सर हमें तो पता है, पहले से पढ़ी है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे कमीशन मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इंटरेस्ट मिला कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जो भी मिलेगा इनकम। तो ये तो पहला क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगर अक्रूड मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है इनकम, तो आपको याद होगा अक्रूड इनकम सर ने बताया था कि एसेट्स होता है, और एसेट्स होते हैं डेबिट, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी अक्रूड, ACCRUED, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। वही अगर एडवांस है तो आपको याद होगा एडवांस इनकम होती है लायबिलिटीज, तो आप एंट्री करोगे इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ठीक है, 3 एंट्री है। पहला अगर इनकम मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, मतलब मिलना बाकी है, अक्रूड है तो मिलना बाकी एसेट्स, तो अक्रूड कमीशन मतलब अक्रूड इनकम टू इनकम। एडवांस मिल गया तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी एंट्रीज की, एग्जांपल लेता हूं, बाकी मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, आपने कुछ क्वेश्चन भी रखे मैंने। जैसे मान लो लिखा है कमीशन रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि इनकम का नाम क्या है? कमीशन है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो गया एंट्री। दूसरा लिखा है कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये वाला है, तो एंट्री क्या होगी? इनकम का नाम क्या? कमीशन, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। मिलना बाकी, कमीशन टिल टू बी रिसीव, मिलना बाकी है, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो वही इनकम का जो भी नाम होगा, नाम चेंज होगा, बाकी कहानी पूरी प्रोसेस यही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्री की बात करते हैं। मान लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, एंट्री लिख लो, नई नई एंट्री बहुत थोड़ी थोड़ी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन, याद रख लेना एंट्रीज को बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछेगा तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उल्टा हो जाता है, बिजनेस के लिए इनकम है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों एंट्री होती है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आपको मैंने बताया था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी एंड अकाउंटिंग शुड बी मेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मालिक और बिजनेस अलग अलग है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ऑनर को अलग रख के चलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक के कैपिटल इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ड्राइंग पे लेना है तो इनकम है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक और है इनकम टैक्स पेड, ये सब एंट्री उसी के ऊपर है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इनकम टैक्स पेड। तो इनकम किसकी होती है? तो बोलोगे सर इनकम तो होती है मालिक की, तो मालिक के इनकम यानी पर्सनल, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकम टैक्स पे किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 3 एंट्री और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स पेड। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते, कुछ एंट्री और भी है। ये एंट्री तो भैया आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अगली एंट्री क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसका अकाउंट ही आप बातें पढ़ोगे सीखोगे। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो आज मैंने बहुत सारी एंट्री कवर अप करा दी है, ठीक है, इसको भी लिख लो, लिख लिया। अब हम एक कुछ क्वेश्चन मैंने रखे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब एंट्रीज का आप शॉर्ट मतलब गया था उसको नोट्स बना लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स बना लो, एंट्री एक जगह लिखो, सारी जो भी एंट्रीज हो रही है सारे लेक्चर को एक साथ कवर अप कर लेना। अभी भी 2-3 लेक्चर और होंगे और कवर करके बनाना बढ़िया सा। अगला है, जैसे पहली एंट्री है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। देखो रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मालिक को रेंट देना बाकी नहीं, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री रेंट आउटस्टैंडिंग। तो एंट्री क्या होगी? तो बोलोगे सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। फॉर्मेट होगा जनरल वाला, नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। क्लियर है बात?
सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी पे करना बाकी स्टाफ को, दैट इज आउटस्टैंडिंग, सेम। तो एंट्री क्या होगी सर? तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर पॉइंट? दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों एंट्री होगी आपकी, मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई दिक्कत, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। 8-10 एंट्री रखी है मैंने, 2 हो गई आपकी। अगली एंट्री देखो क्या है। अगली एंट्री आपकी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मिलना बाकी है नहीं, अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम वाली एंट्री तो क्या करोगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब बेसिकली आपको फॉर्मेट अगर याद, मतलब एंट्री याद हो तो डायरेक्ट डालना है पहचान के। यहाँ क्या था? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब मिलना बाकी है, यानी अक्रूड है, तो अक्रूड वाली एंट्री हो गई अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्लियर है? अगला देखो क्या, आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब जितना भी हमने रेंट पे किया है उसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, आगे का पे करा है, डेट इज क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस वाली एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रीपेड क्या है? रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखो एंट्री याद है, बस लिख देना है। तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्लियर है बात? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी एंट्री आप खुद से कर लेना है ना, बुक के ही क्वेश्चन है, अलग से नहीं करा रहा। आगे बढ़ते हैं। अगली देखो एंट्री क्या है। अगली एंट्री है, हाँ देखो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर आपको नहीं लिखा है तो बता दो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, साइड में लिख लो। डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू कम होना, क्योंकि एसेट्स पे ही लगता है डेप्रिसिएशन। तो जब भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी एसेट्स पे लगा होगा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो जब भी डेप्रिसिएशन और एसेट्स की एंट्री आएगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जैसे इसमें प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और 1 लाख का फर्नीचर है, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो एंट्री क्या होगी सर? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और कितना? 1 लाख का 10% यानी 10,000 से एंट्री होगी। ध्यान रखना जहां पे एंट्री करोगे नरेशंस और फॉर्मेट रहेगा ही रहेगा, वो बात ध्यान रखना, वो अलग से नहीं कि नहीं होगा, नहीं बोला सर तो नहीं करना ही करना जहां भी है। अगला देखो क्या, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। देखो लिखा गया हमने गुड्स को यूज करा फर्नीचर बनाने, मतलब हमने गुड्स से फर्नीचर बना दिया, गुड्स से क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया। ध्यान रखना कभी भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो और उसमें 2 वैल्यू दियो, सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, तो हमारा तो जितने का कॉस्ट था उतना ही गुड्स यूज हुआ ना, तो हमें याद रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस लेना है, तो कॉस्ट से एंट्री होगी। और गुड्स से फर्नीचर बनाया तो यहाँ पे एंट्री क्या? फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गुड्स चले गए तो टू परचेज अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, 4,000 से एंट्री होगी। ध्यान रखना कॉस्ट से लिखना है, और लॉजिक समझ गए, गुड्स से फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर बढ़ा और गुड्स कम हुआ, फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट, गुड्स कम हुआ तो क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। स्क्रीनशॉट ले दोनों एंट्री का, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, बोल के हाँ सर एंट्री लिखवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी भी लिखाई थी उल्टी हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। ये 2 एंट्री भी क्लियर बात है, लिख लो सीधे, ये सब एंट्री सीधी सीधी आएगी, आपको एंट्री याद है लिख देना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आप देखो कुछ 2 एंट्री और है, इनकी बात करते हैं, ये थोड़ा टॉपिक भी है, तो टॉपिक समझ के लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। पहले ध्यान से समझना बात को, फिर मैं एंट्री लिख दूंगा तो समझ ही जाओगे, कुछ नहीं है। देखो सपोज करो मैं एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, ध्यान समझना, तो बिल्डिंग बनाने में ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, छड़ सब कुछ लगता है, और लेबर भी तो लगते हैं। तो मान लो 50 लाख का मटेरियल लगा और 10 लाख रुपए लेबर का किराया लगा। तो एक बात बताओ, बिल्डिंग तो मुझे 60 लाख की पड़ी ना, मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मजदूरी भी तो बिल्डिंग का ही पार्ट है। तो जब भी हम कोई एसेट्स या कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, मतलब खरीदते या बनाते, उस टाइम जो भी खर्चा पे करते हो उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होता है, तो उसी में जुड़ जाएगा। वही बात दिमाग में रखनी है। क्या वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मान लो 3 लाख की मशीन खरीदी और ऊपर से इंस्टॉलेशन में पैसा लगाया, तो मुझे मशीन तो इंस्टॉलेशन जोड़ के ही पड़ी होगी, यानी ये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन जो होगा वेजेस, नॉर्मली वेजेस की एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन पे कराया है तो ये मशीन का पार्ट है, तो आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी, ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे अगर वेजेस पे किया, नॉर्मल वेजेस की वेजेस टू कैश है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में है तो ये वेजेस बिल्डिंग का ही पार्ट होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो ध्यान रखना, कभी भी लिखा हो वेजेस पेड या कुछ भी पेड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है तो मशीन में जुड़ जाएगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग। ध्यान रखना, हम गलती करते हैं बच्चे, वेजेस पे की एंट्री याद है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश वो कराते हैं। तो ध्यान रखना, ये दो केसेस है, स्पेशल केसेस, गलती मत, इससे मैंने अलग से इसको स्पेशली दिखा रखा है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे अगर वेजेस पे किया है तो वो बिल्डिंग का पार्ट है, ना कि वेजेस का, तो बिल्डिंग में जुड़ा, इसलिए एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे करा तो वो मशीन का पार्ट, इसलिए एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसे स्पेसिफिक लिख लो, आता है क्वेश्चन एग्जाम में और गलत करते हैं बच्चे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लेना स्पेसिफिक। बस आज के लिए ही इतना ही। आज हमने बहुत सारी अलग अलग एंट्री देखी, 3 3 6 7 8 9 10 12 एंट्रीज तो देख ही लिया आज के लेक्चर में। तो इन सारे एंट्रीज को अच्छे से शॉर्टकट बना लो और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उससे और अपनी बुक से ढूंढ ढूंढ के इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल और साथ में असाइनमेंट सबसे करो। करने से क्या होगा कि क्वेश्चन कम है, करोगे तो आपको एंट्रीज याद होंगी, नहीं करोगे तो आपको लगेगा एंट्री आती है, लेकिन बाद में जब एग्जाम में आएगा तो आप एंट्री भूल चुके होंगे, ये होगी परेशानी, इसलिए रिपीट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अगले लेक्चर में उस चीज का जवाब दूंगा, उस डाउट को आपको क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जनरल एंट्री का क्लास 11। आज जैसा कि आप देख रहे हो पीछे हम मुझे पढ़ने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो गलत होने वाला टॉपिक है वो यही है, मतलब इस टॉपिक में कैलकुलेशन है जिस वजह से बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो बारीकी को समझाऊंगा, ध्यान से समझना चीजों को, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो मैंने आपको टॉपिक करा रखे हैं और कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो पहला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? क्वेश्चन ये बनता है कि क्या है भाई ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो पता होना ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज। ट्रेड खरीदना बेचना, तो खरीदते बेचते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या पर्पस होता है? तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करना। सेलर देता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदो, होता ना ऑफर होता है बाई 2 गेट 1 फ्री। तो इंसान एक खरीदने जाता हो 3 खरीद के आता है। दुकान पे जाते हो एक बोतल खरीदने तो बोलता है एक की तो है भाई, जैसे दिल्ली में चल रहा केजरीवाल बाई 1 गेट 1 फ्री। तो लोग जो नहीं खरीद रहे तो वो भी खरीद रहे। ट्रेड डिस्काउंट ही है वो। मतलब देखो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जब सामान खरीदा जाता है तो एक डिस्काउंट दिया जाता है कि आप लोग खरीदते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है। मतलब पर्पस क्या ट्रेड डिस्काउंट का, कि लोग ज्यादा खरीदे, ट्रेड डिस्काउंट यही। आप लोग भी जनरली दुकान पे जाते हो, पूछते हो, जैसे मैं गया दुकान पे, पूछा भैया रजिस्टर कितने का है, पढ़ाकू तो रजिस्टर पूछेंगे, तो उसने बोला 200 का। मैंने कहा यार एक नहीं चाहिए 20 चाहिए, अब बताओ। ठीक है 20 रुपए पर डिस्काउंट दे देंगे। मतलब जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो ना तो डिस्काउंट दिया जाता है, वो यही है ट्रेड डिस्काउंट। तो दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो इसलिए। पहला, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, बोल लो चाहे शो बोल लो, इसको बुक में शो नहीं कर दिया जाता। और ये कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सेल। शो नहीं करने का क्या मतलब है, क्या क्यों शो नहीं किया जाता, क्या शो नहीं किया, ध्यान से बनना कैसे। एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस का मतलब है कि जब भी आप दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो सामान का एक प्राइस लिखा होता है कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो लिस्ट प्राइस है। फिर आप मोल भाव करते हो, जो डिस्काउंट दिया गया वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20,000 उसका प्राइस था और ट्रेड डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट जो दिया 10% का दिया गया। तो 20,000 का 10%, 2,000 का डिस्काउंट, यानी 18,000 वैल्यू हो गई। मतलब आप जो आपने मतलब क्या खरीदा, तो आपने जो सामान खरीदा होगा वो 18,000 में खरीदा होगा। इसका ये मतलब हुआ। एंट्री क्या होती है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री आप जानते ही हो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। 18,000 का सामान हमने राम से खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 18,000 से हम एंट्री पास कर देंगे, बस एंट्री खत्म। तो बस यही रूल है। अगर क्वेश्चन में परचेज मतलब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो कुछ नहीं करना, बस एंट्री करते टाइम एंट्री में से माइनस कर देना है। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी में, ठीक है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक थोड़ा सा और चेंज कर देते,
ठीक है, इसमें क्या था, लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ था। कभी कभार लिस्ट प्राइस नहीं दो तो क्या दिया होगा भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लिया, देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखो होता क्या है, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे गुड्स का होता है भाई कॉस्ट प्राइस, हम उसमें जोड़ते हैं प्रॉफिट, तब आता है लिस्ट प्राइस। सामान का एक कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लो ये पेन बेचता हूं मैं, तो ये पेन मैं 20 रुपए खरीद के लाता हूं, तो 20 में थोड़ी ना बेचूंगा, तो 20 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 20 में बना के लगता हूं, मैन्युफैक्चरिंग है तो बना रहा हूं, तो 20 का बनाया तो वो तो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ूंगा तो लिस्ट प्राइस आएगा। फिर इसके बाद माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू है तो आप एंट्री पास करते हो। तो अगर लिस्ट प्राइस दिया तब तो अच्छी बात है, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया होता है तो लिस्ट निकालने के लिए प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल फॉर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लिखा है सोल्ड वाला लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश कॉस्टिंग, बट ध्यान रखना, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एट 20% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ध्यान से, पहले वर्किंग बनाते हैं। 10,000 गुड्स का कॉस्ट था, प्लस करेंगे प्रॉफिट 20%, तो प्लस करेंगे 20% का प्रॉफिट, तो 2,000 रुपए प्रॉफिट आ गया, 10,000 रुपए निकला तो 12,000 आ गया। ठीक है, 10,000 कॉस्ट था, 20% प्रॉफिट बोला तो 20% ऐड कर दिया प्रॉफिट, तो 12,000 रुपए आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला है, तो बोलोगे सर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अब निकलेगा 10%। और कौन सी वैल्यू पे निकलेगा, तो ध्यान रखना जो वैल्यू आई अब मतलब इस 12,000 पे निकलेगा, तो 12,000 का 10%, 1200 का डिस्काउंट, तो 10,800 में बातचीत तय हो गई। और क्या किया, सेल, राम को सेल किया पर कैश में, तो कैश का मोल हो गया राम के बदले, कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,800 वैल्यू आ गई। तो बस सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ यही इफेक्ट है, एंट्री करते टाइम बस वैल्यू में से आपको माइनस कर देना है। डायरेक्ट लिस्ट प्राइस है तो डायरेक्ट घटा देना है, कॉस्ट प्राइस हो तो प्रॉफिट जोड़ कर देना है। ये भी ले लो, इस 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर बात। यहां तक मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यही आपका ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, हम आगे पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, परचेज और सेल के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। फिर अब पेमेंट की बात आएगी, पेमेंट निकलवाना है तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट है। तो अगर आप ऐसे भी देखो तो पहले ट्रेड आएगा, पहले खरीद बेचना होगा, तब पेमेंट की बात आएगी। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है, फिर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कैश डिस्काउंट पे आएंगे, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसको देख ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल फॉर क्वेश्चन लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चन कराया। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस टू 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। मतलब आपने गुड्स खरीदा है लेकिन चेक से अगेंस्ट। तो गुड्स अगर चेक में खरीदते हैं तो आपने पढ़ा एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, और चेक है तो बैंक। अमाउंट लिखोगे तो 20,000 था, ट्रेड डिस्काउंट हमने बताया माइनस कर देंगे, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट 20%, 4,000 माइनस 16,000 आ गया। बिल्कुल सही, 16,000 से एंट्री पास कर दोगे, बस हो गया। मतलब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो बस माइनस करके एंट्री कर देनी है। अगला देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी फॉर द लिस्ट प्राइस 40,000। अब देखो 40 का 35 में अगेंस्ट कैश, तो 40 का 35 का मतलब है 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो बस एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, क्या परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश में है तो टू कैश अकाउंट 35,000। क्लियर बात। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा डायरेक्ट। देखो तीसरा, सोल्ड गुड्स टू अमन फॉर द लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब यहां हमने बेचा है अमन को, लेकिन कैश में बेचा है, तो कैश में बेचने की एंट्री आप जानते हो सर, कैश में बेचने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब अमाउंट लिखो 30,000 में से 10% घटाओगे तो 27,000 से सर एंट्री हो जाएगी। बस देखो एंट्री का खेल है, एंट्री वही होनी है, आपको बस ये याद रखना है ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना। देखो तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा इसमें। क्लियर पॉइंट, ले ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। कुछ और दो क्वेश्चन और है, एक मैं करा देता हूं, एक आप खुद कर लेना, इसको खुद करना। ठीक, देखो सोल्ड गुड्स टू भूपेश है तो मैं एंट्री बताता हूं, एंट्री के भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा ये निकाल लेना। सोल्ड गुड्स टू भूपेश की एंट्री तो भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आप खुद बता सकते हो, कमेंट करके बता देना, चलो ठीक है ना, किसका अमाउंट कितना होगा। देखो सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000, सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। गुड्स बेचा चेक में, तो एंट्री तो आपको ही होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू सेल्स। अब अमाउंट देखो ध्यान से, अमाउंट कैसे निकलेगा, खतरा। देखो 50,000 उसका कॉस्ट था, 25% का हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, बोला था 25%, तो 12,500 प्रॉफिट हो गया, तो 62,500 हो गया। इसमें कैलकुलेटर यूज कर लेते, इतना ही होगा ना, 50,000 का 25%, माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट, 10%, 56,250 आ गया। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला आप करके दिखाना, इसका क्वेश्चन ये आपके लिए वेले तरफ से होमवर्क है, करना। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम बैठे आपके लिए, ठीक है। तो यही आपका ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट था मेरे हिसाब से। आपको कोई डाउट हो, क्लियर हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रेड डिस्काउंट के, बस आपको ये करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, माइनस होकर आपकी एंट्री पास होगी। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, आराम से आपके क्वेश्चन होंगे। क्लियर बात ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं आप कैश डिस्काउंट की तरफ। अब देखो कैश डिस्काउंट आ गया। देखो कैश डिस्काउंट क्या तो लिखा है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर फॉर गुड्स टू इनकरेज द प्रमोटर अर्लियर पेमेंट। मतलब पेमेंट को जल्दी पाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि देखो मुझे आपसे 2,000 रुपए लेने, अगर आप आज पैसे दे दोगे ना तो सिर्फ आपको 1,900 ही देने पड़ेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप आज पैसे देते हो तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। क्यों, कि आप पेमेंट मुझे जल्दी करो। तो कैश डिस्काउंट का पर्पज होता है पेमेंट जल्दी आए, तो उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। बात क्लियर कैश डिस्काउंट की। अब देखो ध्यान से, सपोज करो मैंने आपसे कहा देखो भाई साहब अगर आज पैसा दोगे तो आपको मैं डिस्काउंट दूंगा, और आपने आज नहीं दिया पैसा, तो क्या मैं आपको डिस्काउंट दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउ, लिख लो आप चाहो तो, नहीं लिखा तो आप लिख लो। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। तो इफ यू पेड कैश देन यू गेट द डिस्काउंट, बट इफ, ठीक है, मतलब अगर आप पैसा पे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और इफ यू नॉट पेड देन यू नॉट गेट द डिस्काउंट। और अगर आपने कैश नहीं दिया तो आपको डिस्काउंट नहीं। ये दो बातें ध्यान रखने की। पैसे के लिए पैसे के टाइम पे दिया जाता है, पैसा कब दोगे तो भाई मिलेगा डिस्काउंट, नहीं पे करोगे तो डिस्काउंट लिख के मर जाए पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान का, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है तो देख लो पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। पेमेंट कर रहा होगा तभी होगा। अब इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जहां पे पूरी पैसे दे दियो और एक जहां पे पूरा अंदर के कुछ पार्ट दियो। तो पहले पूरा वाला देखते हैं फिर पार्ट वाला आएंगे। तो पूरा एग्जाम्पल फुल लेते हैं। मान लिखा है सोल्ड का ही लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, लिस्ट प्राइस 20,000। ठीक है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। तो लिखा ही पेड अमाउंट इमीडिएटली, मतलब टाइम पे पैसा दे दो डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो एंट्री में ध्यान समझते हैं आप। देखो लिस्ट प्राइस है 20,000 का, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला 10%। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000 माइनस कर देंगे 18 गया। यहां तक तो आप जानते ही हो, ये था ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट है, यहां तक तो आप जानते ही हो। अब कैश डिस्काउंट कितना 5%, तो इस 18 पे निकलेगा 5%। ठीक है, ध्यान रखना, इस 18,000 का 5% निकलेगा, तो 18 का 5% 900, तो 17,100 वैल्यू आ गई। अब सेल किया तो सेल करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश में बेचा है, पैसा मिल रहा है। सेल में आएगी कौन सी वैल्यू, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कितने का सेल किया 18,000। ठीक है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली वैल्यू 18,000 का सेल किया, लेकिन आपको मिला कितना, सिर्फ 17,100। तो 900 रुपए का डिस्काउंट है, कौन सा, कैश डिस्काउंट। तो देखो इस वाले डिस्काउंट को हम शो करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक में शो नहीं करते थे, माइनस करके एंट्री हो जाती थी, बट कैश डिस्काउंट इज शो इन द बुक, कैश डिस्काउंट बुक में शो होता है। देखो ये एंट्री, इसी में परचेज वाले की एंट्री आप करके बताना, कमेंट करके बताना। मान ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं थोड़ा सा चेंज कर, हो गया एंट्री। यहां सोल की जगह अगर परचेज लिखा होता, परचेज गुड, सेम एंट्री है, आप करके बताना। क्या होगा, एंट्री उल्टी हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, बस एंट्री को उल्टा कर देना। तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फुल पेमेंट में, परचेज और सेल। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा आपका, परचेज वाला होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सेल वाला होगा तो कैश डिस्काउंट टू सेल। दो ही तरह के क्वेश्चन है। ये है फुल पेमेंट, मतलब पूरा पैसा दिया। अब एक देख लेते हैं पार्ट पेमेंट वाली भी, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो पार्ट पेमेंट के लिए सपोज करो ऐसा लिखा है, परचेज का लेते हैं, चलो एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल,
लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%. She paid 1/4 amount immediately. तो देखो ध्यान से वर्किंग नोट देख लो इसका. देखो लिस्ट प्राइस तो 10,000, ये था इसका लिस्ट प्राइस. वर्किंग नोट देखना ध्यान से बनना. ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10-20%, तो 2,000 ट्रेड डिस्काउंट घट गया, तो अब बच गया 8,000. अब भाई साहब इसके दो हिस्से हुए, उस 8,000 में से सिर्फ वो 140 पेमेंट कर रही है, तो उसके दो हिस्से कर दो 1/4, और जो बच गया तो 1/4 कितना होगा, तो इसका 1/4 2,000, तो बच कितना गया 6,000. सिर्फ वर्किंग नोट का कलर बदल देता हूं, ये समझ आया. 1/4 वो पेमेंट कर रही थी, तो 1/4 हो गया 2,000, तो बाकी ये बैलेंस बच गया, तो ये उधार है. तो इसी वैल्यू, ये जो 2,000 जो वो पेमेंट कर रही थी 1/4, उसी पे डिस्काउंट मिलेगा, तो इस पे लगाएंगे कैश डिस्काउंट. कितना भाई 5%, तो 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, नहीं 1,900 रुपए. वर्किंग नोट ठीक है. देखो 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट घटाया, वैल्यू आई, दो हिस्से किए क्योंकि एक हिस्सा ही दे रही है वो सिर्फ. ये कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, इक्वल, जो भी जैसा लिखा होगा, तो उसके दो हिस्से किए, जो हिस्सा वो दे रहे उसी पे डिस्काउंट मिलेगा. ये वर्किंग नोट क्लियर होगा मेरे हिसाब से. अब एंट्री देखो ध्यान से, एंट्री देखना. वर्किंग नोट क्लियर ना, बहुत वेरी गुड. एंट्री देखो, एंट्री क्या होगी, तो एंट्री आपने क्या किया भाई साहब, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट दिख रहा है, चलो ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज हुआ है, तो देखो ये वाली वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी 8,000 का परचेज हुआ. टू कैश, तो कैश कितना दिया हमने, तो कैश दिया 1,900. टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट है, और उधार बेचने पे दूसरे का नाम आता है काजल, कितना, तो 6,000 रुपए. ये आपकी एंट्री हो गई परचेज के केस में. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका. सेल में क्या होगा, तो बस एंट्री उल्टी हो जाए, कैश डिस्काउंट परसेंट टू सेल्स. वर्किंग नोट ऐसे ही बनेगा. तो इसमें 1/3, 1/4, 1/2 इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. गलती होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं इसी के अंदर, जिसके अंदर कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के अंदर भी कहानी आ गई कि 1/3, 1/2 ऐसे करके कहानी आ गई, पार्ट पेमेंट वाली. ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको सेम वो देता हूं क्वेश्चन. यहां परचेज की जगह अगर सेल लिखा होता तो एंट्री क्या होती, आप कमेंट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चन है इसके, टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस अच्छे हो जाएगी. लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड इमीडिएटली. इमीडिएटली हो गया भाई, तो डिस्को लगा लेते हैं. 30,000 लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट. वर्किंग नोट ध्यान रखना, बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट बहुत जरूरी होगा. तो 27 आ गया, और कैश डिस्काउंट कितना 2%, तो इसका 2%, 270 का 2% कितना होता है, तो 270 मतलब 27,000 इंटू 2%, 540 रुपए आ गई है. तो माइनस कर देंगे, माइनस, तो 26,460. एंट्री कर दे. क्या किया हमने भाई, तो हमने किया है परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 27. टू कैश, तो कैश कितना 26,460, और डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंट है भाई साहब कहां गया, ये रहा 540. इसी के साथ आपकी एंट्री हो गई खत्म. मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन. इसके साथ हम आज की क्लास को करेंगे खत्म. देखो क्या लिखा हुआ है इसमें. इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रोमा. रोमा को सेल किया 5,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, फिर लिखा हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, सिर्फ आधा पैसा ही मिला है. तो वर्किंग में बनाते हैं. 5,000 उसका प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 5,000 का 20%, 1,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, बच गया 4,000. हाफ पेमेंट तो दो हिस्से, 2,000 के दो हिस्से हो गए. एक हिस्से में डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट, 3%, तो 2,000 का 3%, 60 रुपए का डिस्काउंट, 1,940. ये बन गया वर्किंग नोट. मेरे हिसाब से वर्किंग नोट में कोई डाउट नहीं होगा. है तो देख लो, 5,000 टोटल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000 वैल्यू आई. हाफ कर रहा तो दो हिस्से कर दिए, एक हिस्से पे डिस्काउंट दे दिया, तो 2,000 पे निकाला. एंट्री सेल करा, अच्छी बात है. कोई एग्जाम्पल मैंने जो एग्जाम्पल देता हूं, मैंने परचेज वाला करा दिया था, यहाँ सेल वाला हो गया, दोनों ही हो गया आपका समझो. तो सेल किया, तो सेल में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, रोमा डेबिट टू सेल्स. सेल किया कितने का, तो 4,000 का सेल हुआ, 1,940 कैश मिला, 60 का डिस्काउंट है, और 2,000 रुपए क्रेडिट है तो रोमा है. इसके साथ आपका
क्वेश्चन हो गया खत्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया और टॉपिक आपको करा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में भी आता है और एग्जाम में तो आपकी आगे भी काम आने वाला है और बहुत गलतियां होने के चांस होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट को समझने में। तो मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई कमी पता लगती है तो आप बताओ, मैं उसको चेंज करूंगा, इंप्रूव करना, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो करना ही होगा, ठीक है। और जैसा पॉसिबल जितना पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बस मेरी हेल्प ये करो कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छे नंबर लाओगे। और जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर हम आपकी वीडियो की वजह से हमें इतने अच्छे नंबर, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो बच्चों कमेंट आते हैं कि सर आपकी इस वीडियो ने हमें इतना हेल्प किया, तो फील होता है आप चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। समझो लास्ट लेक्चर है ओपनिंग एंट्री का। इसके साथ बेसिकली सारी एंट्रीज खत्म हो जाएगी, फिर मैं एक बार ढूंढ लूंगा, कुछ एंट्री बच जाती है तो एक साथ में लेक्चर बनाने के बाद 6 लेक्चर में आपका जनरल खत्म होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले ओपनिंग एंट्री की। तो पहले समझो व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहां पे पहला पॉइंट होता था बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन एक बात बताओ यार, क्या हर साल थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस साल हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो साल के एंड पे जो बचा होगा बैलेंस वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो उस ओपनिंग बैलेंस को कैसे दिखाओगे आप, कैसे शो करोगे, दैट इज ओपनिंग एंट्री। मतलब ओपनिंग एंट्री का मतलब है एक साल के क्लोजिंग बैलेंस को जब नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो उस एंट्री को कैसे आप दिखाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो ओपनिंग एंट्री यही होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो भाई साहब ओपनिंग एंट्री क्या है, तो ओपनिंग एंट्री है ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। बस यही ओपनिंग एंट्री है। मतलब जितने भी एसेट्स है वो सारे डेबिट हो जाएंगे और टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल हो गया आपका ओपनिंग एंट्री। बस ले लो इसका स्क्रीनशॉट, यही ओपनिंग एंट्री है। एग्जांपल देता हूं फिर 2 मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा करे कराए, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते, मान लो एक क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 4। आपके पास मशीनरी है 1 लाख की, बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 50,000, बस इतना दिया क्रेडिटेड 30। अब बोला आपको अपनी एंट्री पास करना। देखो यहाँ पे कैपिटल मिसिंग है, तो देखो जब एंट्री करोगे तो कैपिटल निकलेगा आपका। तो एंट्री क्या होगी आपकी, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन है तो 1 लाख रुपए मशीन में आ गया। बिल्डिंग अकाउंट में तो जितने भी एसेट्स है सब डेबिट कर दोगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 बिल्डिंग में आ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 फर्नीचर में आ गया। टू क्रेडिटर कितना है 30। अब देखो 2 लाख का एसेट्स, और मैं कलर बदल देता हूं कि आपको दिखे अलग से। तो 2 लाख का एसेट्स कैपिटल निकलेगा आपका कैसे, तो 2 लाख का एसेट्स है और 30,000 की लायबिलिटीज, तो 1,70,000 रुपए आपका कैपिटल आ गया। नरेशन लिखोगे बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, बस हो गया, यही ओपनिंग एंट्री। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स आपके क्या कर देने आपको भाई साहब डेबिट कर देने हैं, टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, हो गया एंट्री। दैट इज ओपनिंग एंट्री। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक जहां पे आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, मतलब जहां एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल दोनों तीनों दिया होगा, और एक जहां पे सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा और आपको कैपिटल निकालना होगा। मैं 2 तरह के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके से ना ये बैलेंस शीट है, ठीक। ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड है, कलर अगर मैं चेंज करूं दूसरा, ये एसेट साइड है आपको। तो यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, ये सारे आपके एसेट्स है और ये लायबिलिटीज और कैपिटल है। तो भाई साहब सब कुछ तो दिया ही एंट्री में, बस एंट्री कर दो। देखो ये मैंने नीचे एंट्री करके दिखाई है। एंट्री में देखो क्या करा हमने, तो जितने भी एसेट्स थे हमने सबको डेबिट कर दिया। चेयर थोड़ा आगे कर दूंगा। तो जितने भी एसेट्स थे हमने सबको डेबिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर, स्टॉक, मशीन, जितने भी एसेट्स थे सब डेबिट, और टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। तो एसेट सारे डेबिट हो गए, टू लायबिलिटीज हो गया, टू कैपिटल, खत्म। यही आपकी ओपनिंग एंट्री। सिंपल लग रही होगी आपको। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है ये, यही ओपनिंग एंट्री है। तो बैलेंस शीट हुआ तो कुछ नहीं करना, एसेट्स लिखो, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी। ये रहा क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। ये मतलब आगे देख लेते हैं। और देखो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ना आपको भाई कैपिटल मिसिंग है। जैसे कैपिटल मिसिंग कैसे, देखो ध्यान से।
ये आपका लिखा ऑन 1 अप्रैल 2020 द पोजीशन ऑफ द भार्गव ब्रदर्स, क्या क्या है, तो कैश है, बैंक है, स्टॉक है, मशीनरी है, फर्नीचर है, अब्दुल डेटर है, नीरज डेटर है, लोन है, अमित क्रेडिटर है, ओपनिंग एंट्री पास करना है। बट वेयर इज कैपिटल, तो कैपिटल इज मिसिंग। तो आपको पहले तो सारे एसेट डेबिट कर लेते हो, यहां से लेकर यहां तक जितने भी एसेट्स थे, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, अब्दुल, नीरज, जितने भी एसेट्स थे सब डेबिट हो गए। देखो डेबिट में अमाउंट आ गया। टू लाइबिलिटीज में लोन और अमित आ गया, लोन आ गया, अमित आ गया, अमित क्रेडिटर था। फिर हमने क्या किया, डेबिट वाले को सबको जोड़ा और क्रेडिट की दो चीजें घटाई, तो कैपिटल आ गया 93,400 और ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। तो बस ये दो तरीके की ओपनिंग एंट्री आ सकती है, एक जहां पे आपको बैलेंस शीट दी गई होगी, तो अगर बैलेंस शीट दिया गया है तो कुछ भी नहीं करना आपको, बैलेंस शीट दिया है तो सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा जहां पे आपके पास बैलेंस शीट नहीं होगी, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो आपको एंट्री करते टाइम कैपिटल मिसिंग होगा, तो सारे एसेट्स लिखने हैं, टू लायबिलिटीज और एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाओगे, कैपिटल आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। बात हो गया स्क्रीनशॉट। तो देखो मैंने आपको 6 लेक्चर कराया टोटल जनरल एंट्री, मैंने पॉसिबल जितनी पॉसिबल एंट्रीज थी सब करा दिए। कुछ एंट्रीज और भी, जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया तो आपको भी पता है, कुछ जनरल एंट्री जैसे बैंक चार्जेस, बैंक वाली एंट्रीज होती है, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो बैंक हो गया आपका। मान लो आपने चेक बैंक में जमा किया था तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिससे भी मिला अब वो डिसऑनर हो जाए तो उसको उल्टा कर दो एंट्री को, मतलब बैंक वाली एंट्रीज होगी। बाकी भी मैंने बहुत सारी एंट्रीज आपको कराई, तो जितनी भी एंट्रीज मैंने कराई उनका एक साथ शॉर्ट नोट बना लेना, मतलब एक जगह बना लोगे कि क्या क्या एंट्री आपने पढ़ी है, क्या क्या एंट्रीज है, और उसके बाद असाइनमेंट्स के क्वेश्चन करो। और अगर जो बच्चे ऑनलाइन जो कनेक्ट हुए हैं और उनके पास असाइनमेंट्स के लिए पूछना है कि आपको कहां से मिलेगा, तो आप कमेंट में डालोगे सर हमें असाइनमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने पहले वीडियो में असाइनमेंट प्रोवाइड करता बट रिस्पॉन्स नहीं आया, तब आप मांगोगे तभी आपको मिलेगा, और जब आप मांगोगे और आपको मिलेगा तो आपको उसकी वैल्यू समझ आएगी, और जब आपको वैल्यू समझ आएगी तो आप करोगे, और करोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो बढ़ोगे, और बढ़ोगे तो हमें याद करोगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जनरल खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।